संगम युग, साहित्य, समाज और संस्कृति का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 4 वीडियो बना लिए, जिसपे कि हमने पहला जो वीडियो था उसमें कि संगम जो है उसमें कौन कौन से 3 संगम हुए थे उसके बारे में अध्ययन किया, और इसके साथ ही संगम साहित्य का काल क्या रहा था उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने संगम कालीन राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें चेर, चोल, पांड्य राजवंश जो उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था और कब तक शासन किया था उसके बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही जो तीसरा वीडियो जो था उसमें संगम काल के शासकों का प्रशासन, इसके अलावा उनकी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसके बारे में अध्ययन किया था। और तीसरा वीडियो जो था उसमें हमने सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इसके साथ ही आर्थिक जीवन जो उसके बारे में अध्ययन किया। और जो हमारा चौथा वीडियो था उसमें हमने आर्थिक जीवन जो उससे संबंधित कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य और इसके साथ ही सामाजिक जीवन, जिसमें कि आपके किस प्रकार से समाज वर्गों में डिवाइड था। इसमें ब्राह्मण, आरासर, वनीगर, वल्लाल, इसके अलावा वेल्लार यानी कि मजदूर और कृषक वर्ग जो उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हमारा जो अगला 5वां वीडियो जो है उसमें हम स्त्रियों की उस समय क्या कंडीशन थी, किस प्रकार की स्थिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम उस समय के धार्मिक जीवन जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि तमिल समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। कवियों की जो रचनाएं मिली है उनसे हमें पता चलता है कि उनमें भी विरोधाभास है। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही सम्मानजनक थी और घर की आंतरिक व्यवस्था में वे काफी स्वतंत्र थी। दूसरे पक्ष के अकॉर्डिंग स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में काफी निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो किसी प्रकार का प्रॉपर्टी जो उसमें राइट था और न ही उनके साथ ही किसी प्रकार से बहुत ही अच्छा या सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। फिर भी उन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, अर्थात वो शादी करके रहती थी। वे खुलेआम नदियों और तालाबों में स्नान करती थी, खुले मैदानों में खेलती थी और सामाजिक तथा धार्मिक समारोह में पुरुषों के समान नृत्य भी किया करती, अर्थात इस तरह से उनको आजादी मिली हुई थी और खेतों में भी काम करने का कार्य करती थी और व्यापार में भी अपने पुरुषों को वो लोग सहयोग देती थी। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर संगीत और नृत्य जो इनकी शिक्षा महिलाओं को दी जाती थी। और कई महिलाएं काव्य यानी कि कविताएं जो वो भी लिखने का कार्य करती थी। अवियार उस युग की एक विख्यात विदुषी महिला थी जो कि एक श्रेष्ठ कवयित्री मानी जाती है। नच्चे लिमर भी एक अच्छी कवयित्री थी उस समय की। और संगम कालीन समाज में गणिकाओं एवं नर्तकियों के रूप में परत्यर एवं कणी गेचर का उल्लेख मिलता है और ये वैश्यावृत्ति द्वारा जीवन यापन करती थी और समाज में उनको निम्न स्थान प्राप्त था। वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार जो उनका उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम में भी 8 प्रकार के विवाह जो उनका उल्लेख मिलता है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह होते थे। एक माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह जिसे कि कलाऊ कहा जाता था, और इसमें धार्मिक परंपराएं जो उनका अनुसरण किए बिना पुरुष और स्त्री आपस में विवाह कर लेते थे और ऐसे विवाह समाज में निंदनीय समझे जाते थे, जैसे कि आज भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है। और दूसरा जो विवाह होता था वो माता पिता द्वारा तय संबंध वाला विवाह होता था, जिसे कि हम लोग आज अरेंज मैरिज कहते हैं, जिसे कारपू कहा जाता था। और इसमें विशाल पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक परंपराएं जो उनका अनुसरण किया जाए, जैसे हम लोग अरेंज मैरिज करवाते तो उसमें सारे रीति रिवाज, परंपराएं, विधि विधान जो उसका करते हैं, तो उस प्रकार से ये कारपू जो विवाह होता था उसमें किया जाता था। और इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष को वधु की कीमत चुकानी पड़ती थी। और तमिल समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी कि बालिग होने के बाद में उसका विवाह किया जाता। अगला बिंदु आता है सती प्रथा कि तमिल साहित्य जो उनसे हमें ये पता चलता है कि समाज में सती प्रथा उस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। फिर भी सती प्रथा को न तो प्रोत्साहित किया गया था और न किसी स्त्री को जोर जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया जाता था। संगम काल के कवियों ने स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्री की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी है, परंतु जो स्त्री सती नहीं हो पाती थी उसे दयनीय जीवन बिताना पड़ता था और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बाल मुंडवा लेने पड़ते थे तथा आभूषणों का त्याग करना पड़ता था। उसका भोजन बड़ा सादा होता था, जिसमें हरी सब्जियां तक नहीं होती थी। उसे सामान्यतः भूमि पर ही शयन करना पड़ता था और विधवाओं के दयनीय जीवन के कारण ही समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया था।
इसके अलावा आवास कि संगम काल के संपन्न लोगों के आवास यानी कि ईंट और चूने के बने होते थे, यानी कि उन लोगों के घर जो थे वो ईंट और चूने के बने होते थे, और अनेक घर 2 मंजिल होते थे। अभी भी हमारे यहाँ होते हैं 2 मंजिले 3 मंजिले, और शहरों में तो हम देखते हैं कि बहु मंजिलियाँ इमारतें हुआ करती है। और बड़े मकान कई कमरों के होते थे, और कुछ श्रेणी के मकानों पर धातु की प्लेट की छतें डाली जाती थी। और घरों की दीवारों पर, जैसे अभी भी क्या होता है कि हम टीन शेड लगाते हैं ना, लोहे की वो छतें डालते हैं, तो घर की दीवारों पर देवताओं तथा पशु पक्षियों के सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे। अभी भी हम लोग गाँव में देखते हैं कि उनके घरों के बाहर मांडे जाते हैं, और तरह तरह के फूल पत्तियां इस तरह से बनाए जाते हैं। और घरों के आगे विशाल अहाते यानी कि खुला मैदान जिसे कहते हैं वो हुआ करते थे, जिनमें उद्यान यानी कि छोटा मोटा बाग वगैरह लगाए जाते थे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, गार्डन लगाते हैं, उसमें फुलवारी लगाते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग अपने घरों को सजाया करते थे, और मन को आकर्षित करने वाली विविध वस्तुओं से उद्यान यानी कि अपने जो बगीचे होते थे उनको सजाया करते थे, जैसे फव्वारे, कृत्रिम टीले, झरने आदि। और राजाओं के महल शास्त्रों द्वारा इंगित नियमों के अनुसार बनाए जाते थे। इसके अलावा उनके जो दरवाजे होते थे वो मजबूत लकड़ी और धातु से बने होते थे, जिस पर लाल रंग पुता हुआ होता था। और संगम युग की सभ्यता में एक अनोखी विशेषता ये थी कि लोगों के मकान गर्मी और सर्दी के मौसम में अलग अलग हुआ करते थे। मकानों में फर्नीचर की पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती थी, और संपन्न लोगों के मकान में पलंग पर सूत का गद्दा बनाया जाता था, परंतु निर्धन लोगों को झोपड़ियों में काम चलाना पड़ता था। सामान्य लोगों के मकान कच्ची मिट्टी के होते थे, और उस पर घास फूस की छत डाली जाती थी। फर्श कच्चे होते थे जिसको गोबर से लीपा जाता था, और उन लोगों के सोने के लिए घास और फूल के बिस्तर हुआ करते थे। इसके साथ ही खान पान कि संगम युगीन समाज में चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था, ज्वार बाजरा भी खाया जाता था, और मांसाहार का प्रचलन अधिक होता था, और मांस के विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे, और समूचे पकाए गए जानवरों का मांस, सुअर का मांस, और इसके अलावा कछुओं और विशेष प्रकार की मछली का मांस भी उस समय कहा जाता है कि बड़े ही चाव के साथ में खाया जाता था। और चावल, दूध, मिश्रित सांभर भी बहुत ज़्यादा उस समय फेमस था या खाया जाता था, जो कि अभी भी लोग खाते हैं। लोग उस समय में भी यानी कि दारू जिसको शराब कहते हैं, मदिरा पान जो वो भी किया करते थे। और संगम साहित्य में मुन्नीर नामक एक मादक पेय हुआ करता था, जिसे नारियल के दूध, जैसे कि हम लोग आज जिसे ताड़ी कहते हैं, कि नारियल के दूध जो है उससे ताड़ के रस और गन्ने के रस के सम्मिश्रण जो उससे तैयार किया जाता था। और उस समय की जो लेडीज या महिलाएं होती थी वो भी ये ताड़ी या नारियल के दूध का जो पानी होता था उसको पिया करती थी, अर्थात मदिरापान किया करती थी। उस युग में ताड़ी पीने का काफी प्रचलन रहा था, जिसे कभी कभी बांस के पीपों में बंद कर जमीन में गाड़ कर पकाकर फिर बाद में उसको पीते थे। इस प्रकार की ताड़ी अधिक मादक यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी, और विदेशी शराब भी उपलब्ध थी उस समय, और शायद तंबाकू पीने का भी उस समय काफी प्रचलन रहा था। और संगम काल के खान पान की एक विशेष ये थी कि चूना और सुपारी के साथ पान चबाने की आदत का विकास था, यानी कि उस समय ये लोग पान भी खाया करते थे, जिसमें कि चूना और सुपारी और जो भी उसमें यूज होता है पान में, वो सब चीजें यूज करके उसको खाया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही पान खाने के शौकीन हुआ करते थे। अगली बात आती है वेशभूषा एवं श्रृंगार कि संगम काल में सूती और रेशमी कपड़े जो उनका प्रयोग किया जाता था। निर्धन लोग तन ढकने के लिए खजूर अथवा नारियल की पत्तियां जो उनका भी यूज करते थे। सामान्यतः 2 वस्त्रों का यूज हुआ करता था, एक कमर के नीचे का अंग ढकने के लिए और दूसरा कंधे से नाभि तक की बॉडी जो उसको ढकने के लिए। स्त्रियां आजकल की जो साड़ी के समान एक लंबे वस्त्र जो उसका यूज करती थी, और संपन्न लोग सिर पर पगड़ी अथवा साफा जो वो भी पहनते थे। पशुओं के चर्म से जूते बनाए जाते थे, जो कि हम लोगों के आज भी बनते हैं कि पशुओं की चमड़ी से ही शू बनते हैं, और स्त्रियां जूतों का प्रयोग करती थी अथवा नहीं, इसके बारे में ज्यादा या पुख्ता जानकारी जो हमें नहीं मिलती है। स्त्रियों के केश विन्यास यानी कि उनको तरह तरह के हेयर स्टाइल जो उनको बनाने का शौक था, आज भी बनाती हैं। वे अपनी वेणी में फूलों और मोर के पंखों का यूज करती थी, और कई लोग लंबे बाल रखने के शौकीन भी हुआ करते थे। अब आपके इस काल में फिर से लंबे बाल रखने का वो फैशन चल पड़ा है कि लड़कियां तो जैसे रखती थी पहले भी, लेकिन बॉयज जो है वो भी रखते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे, और आभूषण सोने, मोती, हीरे, मणि और
कोड़ी जो उसके बने हुआ करते थे। इसके साथ ही उस समय में यानी कि जो परफ्यूम आप लोग अभी यूज करते हो वो भी उस समय यूज किया जाता था और तेल वगैरह जो उनका भी यूज होता था। तो इस प्रकार से वेशभूषा और श्रृंगार जो उसके मामले में ये काफी रिच थे। अगली बात आती है कि उनके मनोरंजन के साधन, कि तमिल लोग विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य जो उससे पता चलता है कि शासक लोग तथा संपन्न लोग कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन और नृतक यानी कि नृत्य जो उसका आयोजन किया करते थे। और ऐसे अवसर पर कवियों, संगीतकारों और नर्तकियों को पारितोष जो है वो भी दिया जाता था। और आरूपदायी नामक महाकाव्य जो उससे पता चलता है कि पारितोषिक में क्या वस्तु दी जाती थी। करीवाला नामक शासक ने अपने दरबारी कवि को एक सम्मेलन में 1,60,000 सोने की मुद्राएं जो है वो दी थी। प्राय प्रत्येक राजा के दरबार में गायक और नर्तकियां मौजूद रहा करती थी और मनोरंजन के अन्य साधनों में समुद्री तरंगों के साथ खिलवाड़, बालू के घरौंदे बनाना और मुष्टि युद्ध, इसके अलावा मल्ल युद्ध, शिकार, पासों का खेल, गोलियों का खेल, सैर सपाटा आदि उस समय मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। और खेलों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार की स्कूल्स जो वो भी खोली जाती थी, जिन्हें की मुरंग कलारी के नाम से जाना जाता था। गायक और नर्तकियों के दल हुआ करते थे और जो कि संरक्षकों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। और संगम साहित्य में विविध वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट जो उनकी जो है वो भी हमें जानकारी मिलती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उनमें ढोल है, याल है यानी कि वीणा जो उससे मिलता जुलता कोई इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा बांसुरी आदि जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। और स्त्री और पुरुष दोनों ही एक साथ मिलकर भी डांस किया करते थे और पुरुष और स्त्री दोनों ही कविताएं जो उनको भी रचा करते थे। अगली बात आती है कि उनमें मृतक संस्कार जो किस प्रकार से हुआ करता है, कि संगम युग में तमिल समाज में मृतक संस्कार संबंधी दो विधि जो है हमें पता चलती है। एक तो दाह संस्कार और दूसरा उसको दफनाना, यानी कि एक तो जलाना और दूसरा उसको दफना देना। किसी भी परिवार के लिए हमेशा के लिए एक ही विधि को अपनाना कंपलसरी नहीं था। सुविधा के अनुसार वह अपनी विधि जो उसको चेंज कर सकता था, अर्थात अंतिम संस्कार करने का तरीका जो उसको चेंज कर सकता था। मृतक व्यक्ति को दफनाते समय उसकी विधवा दूब पर चावल का लड्डू रखकर उसको अर्पित करती थी और संपन्न लोग अपने मृतक परिवारों के सम्मान में विभिन्न आकार की ईंटों की समाधियां जो वो भी बनवाया करते थे। इसके अलावा कला और साहित्य, कि संगमकालीन नृत्य और संगीत कला के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसके साथ ही करी कला के शासनकाल में कला के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई थी। वह स्वयं 7 कलाओं में पारखी था। इस युग में चित्रकला का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ या प्रगति हुई और मकानों की दीवारों पर देवी देवता और पशु जो उनके काफी अच्छे सुंदर चित्र बनाए जाते थे। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम काल की अधिकांश कहा जाता है कि रचनाएं जो नष्ट हो चुकी, परंतु तृतीय संगम के अंतिम काल की अनेक रचनाओं को फिर से तैयार किया गया। और तमिल भाषा का व्याकरण तो ईसा मसीह से 1 शताब्दी पूर्व में तैयार हो गया था। संगमकालीन साहित्य में सबसे अधिक सम्मानित ग्रंथ तिरुकुरल है, जिसकी रचना विश्व विख्यात विद्वान तिरुवल्लुर ने की थी। और इसके अलावा बाद की रचना में इलांगुकृत, शिलापदादिकर्म और कुलावनगम, साटनकृत, मणि मेकलाई तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती है। तो ये उनका सामाजिक जीवन रहा था। अब हम धार्मिक जीवन जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं।